जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के विषय सर्वनाम के बारे में। बच्चों, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम अर्थात सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। अमित देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग अमित के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बच्चों, सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाता है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखें। नंबर 1, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। नंबर 2, पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। नंबर 3, पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। नंबर 4, पेड़ पौधे भूमि कटाव को रोकते हैं। नंबर 5, पेड़ पौधों से हमें फल फूल, दवाएं, इमारती लकड़ियां आदि मिलते हैं। बच्चों, अब इन वाक्यों पर गौर करें और इन्हें ध्यान से पढ़ें। आपने क्या देखा? प्रथम 5 वाक्यों में संज्ञा पेड़ पौधे दोहराए जाने के कारण वाक्य नीरस हो गए, जबकि अगले 5 वाक्य सुंदर हैं। आपने यह भी देखा कि वे और उनसे पद पेड़ पौधों की ओर संकेत करते हैं। अतएव सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ऊपर के वाक्यों में वे और उनसे सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। जब इन पर कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तब ये यौगिक रूप बन जाते हैं। जैसे मौलिक सर्वनाम है मैं, तो यौगिक रूप इसके बनेंगे मैंने, मुझे, मुझको, हमें, हम, हमको, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ में, मेरे लिए इत्यादि। बच्चों, सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आइए पहले भेद को देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। इसके लिंग का निर्धारण वाक्य के क्रियापद से ही होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तू, आप, यह और वह आते हैं। इन उदाहरणों को देखिए। मैं हवाई जहाज की सैर करना चाहता हूँ। अब क्रियापद से पता चल रहा है ये मैं सर्वनाम शब्द किसी पुल्लिंग कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य देखिए। मैं घर जाना चाहती हूँ। अब क्रियापद से पता चलता है कि यह मैं सर्वनाम शब्द किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आगे देखिए। तू कहता है तो ठीक ही होगा, यानी कर्ता पुल्लिंग है। तू जब तक आई तब तक वह चला गया, यानी कर्ता स्त्रीलिंग है।
आजकल आप कहाँ रहते हैं, यानी कर्ता पुल्लिंग है। आप जहाँ भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है, यानी क्रियापद को देखकर लग रहा है कि यह कर्ता स्त्रीलिंग है। पुरुषवाचक सर्वनामों की 3 स्थितियाँ होती हैं। पहला, उत्तम पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही हैं। इसके अंतर्गत मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे अब आप मुझे सुन रहे हैं। इसके अंतर्गत तू, तुम और आप आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है। तीसरा देखिए, अन्य पुरुष। बच्चों, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो इसके 3 भेद हुए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनामों के संज्ञा की तरह ही 2 वचन होते हैं। बच्चों, सर्वनाम का दूसरा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि शब्द आते हैं। उदाहरणों को देखिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अब विश्लेषण देखिए। इस वाक्य में आपका प्रयोग किसी पुरुष के लिए होने के कारण यह पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। मैं आप चला जाऊंगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। विश्लेषण देखिए। यहाँ मैं कर्ता ने आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया है। इस कारण यह निजवाचक के अंतर्गत आएगा। बच्चों, सर्वनाम का तीसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के बारे में निश्चित ज्ञान होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। यह निकट के लिए और वह दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं और निश्चयवाचक भी। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है। वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। अब यहाँ देखिए, दोनों वाक्यों में यह और वह का प्रयोग पुरुषों के लिए होने के कारण दोनों पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। यह गाय है, वह सीमा की गाड़ी है। अब इन दोनों वाक्यों में यह सर्वनाम गाय की निश्चितता के लिए और वह सर्वनाम शब्द गाड़ी की निश्चितता के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, सर्वनाम का अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ शब्द आते हैं। जैसे आपके घर पर कोई आया है, कुछ दे दीजिए, दाल में कुछ पड़ा है, कुछ काम कर लो आदि। बच्चों, सर्वनाम का 5वां भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है।
इसके अंतर्गत कौन और क्या ये दो सर्वनाम आते हैं। कौन का प्रयोग सदैव सजीवों के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। जैसे देखो तो कौन आया है और आपने क्या खाया है। बच्चों, सर्वनाम का छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो और सो आते हैं। अब सो के स्थान पर वह का प्रयोग होने लगा है। उदाहरण देखिए, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा। जो के अन्य रूप भी होते हैं, जैसे जिसका, जो कि, जिसको, जिन्होंने, जिनके आदि। बच्चों, इस पाठ से हमने संज्ञा के स्थान पर विभिन्न सर्वनामों का प्रयोग करना सीखा। अब आप जान गए कि सर्वनाम अर्थात सबके नाम की जगह हम इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इस पाठ से आपकी हिंदी व्याकरण के बारे में समझ विकसित होगी और आप सर्वनाम का प्रयोग गहराई के साथ कर सकते हैं और हिंदी भाषा पढ़ते हुए किसी गद्यांश में आए विभिन्न सर्वनामों को पहचान सकते हैं। उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।